अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज हमारा जो रेगुलर प्रोग्राम होता है स्पॉटलाइट ऑन इंडिया और हमारे मेहमान होते हैं एयर मार्शल कपिल काक साहब, उनके साथ प्रोग्राम करेंगे। और आपको पता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो अमेरिकन इलेक्शंस है। ये इलेक्शन तो अमेरिका में होते हैं लेकिन पूरी दुनिया में ही तकरीबन आप समझ लें कि होते हैं। हर मुल्क देख रहा होता है कि ये कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, क्या रिजल्ट आता है। ऑब्वियसली क्योंकि बीइंग अ सुपर पावर उसका एक इम्पैक्ट जो है वो तमाम ममालिक पे होता है, उनकी तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्पैक्ट करती हैं पूरी दुनिया को। और इस वक़्त जो हम देख रहे हैं वो ये है कि अमेरिका को कहा जा रहा था कि ये डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंस्टेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि जिस तरीके से हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन हुआ है और जिस तरीके से वहाँ पे हमने देखा कि मुख्तलिफ स्टेट्स में 49, 50, 49, 48 इस परसेंटेज के साथ जब रिजल्ट्स आ रहे हों, तो फिर साफ नज़र आ रहा होता है कि मुल्क जो है वो इस वक्त डिवाइडेड है और बहुत शिद्दत के साथ डिवाइड हो चुका है। और ये जब आपको याद है कि अब्राहम लिंकन की जब बारी आई थी, तो उस वक्त भी मुल्क जो था वो इसी तरह डिवाइडेड था और फिर उन्होंने ये कहा था कि हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो उन्होंने देखी और ख़ास तौर पे उन्होंने फिर ब्रिज किया तमाम वो जो डिवाइड्स थी, उनको हील किया और यूनिफ़ाई करने की कोशिश की। और दिस इज़ व्हाट एक्चुअली बाइडेन वाज़ सेइंग कि जी मैं इसको यूनाइट करूँगा, मैं डिवाइड नहीं करूँगा और आई विल बी द प्रेज़िडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंस्टेड ऑफ ब्लू स्टेट्स और रेड स्टेट्स। तो उन्होंने कहा कि हम इसको यूनाइट करेंगे। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा आइंदा चंद दिनों में, कैबिनेट किस तरह की आएगी और फिर हमारे ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, खासतौर पे हमारे रीजन में, साउथ एशिया में, इंडियन पर्सपेक्टिव में, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। तो इसका ज़रा तजिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हजूर, गुड मॉर्निंग, आदाब। नाइस टू सी यू नाजरीन को भी बैक। आदाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल साहब, इलेक्शंस आर ओवर। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतना हॉटली कंटेस्टेड और बहुत ही कई लोग तो कहते हैं कि अगली भी था और जाहिर है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिसमें अगली सीन्स भी हमने देखे। लेकिन बहरहाल अच्छा हुआ कि हो गया, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अभी तक ट्रंप साहब जो हैं वो उसको मानने को तैयार नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जीता हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं कि मामला किस तरफ जाएंगे? क्या ट्रंप साहब जो हैं वो कॉन्ट्ररी टू द अमेरिकन ट्रेडिशंस मामलात को खराब करने की कोशिश करेंगे? क्या होगा? नहीं, देखिए, ट्रम्प साहब का तो जो कुछ भी 4 साल निकले हैं, दे हैव बीन कॉन्ट्ररी टू अमेरिकन ट्रेडिशन। ठीक। ये पहली बात नहीं है कि एक तरीके की, मतलब, क्लोजली कॉन्टेस्टेड इंतखाबात हुए हैं सदर के लिए अमेरिका में। ये पहली बात नहीं है, पहले भी हुए हैं। जी हाँ। मगर जो बल्कि चार बल्कि साल बल्कि इसमें एक चीज मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि कैनेडी के जो था इलेक्शन, उसमें वो सिर्फ 0.2% की अक्सरियत बिल्कुल, थी मैं उसकी। अभी कहने वाला था, मैं हाँ, अभी वो हाँ, कहने वाला था कि हाँ, ये पहले भी इलेक्शन 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे चले हैं। हाँ, हाँ, मगर इस वक्त जो इंतखाबात से पहले 4 साल जो थे, तो इन 4 सालों में क्या हुआ है, ये इस पे जिम्मेदाराना अगर हम एक तरीके नजरिया से देखें तो ट्रम्प पे ये एक्यूजेशन चलती है। क्योंकि अगर आप एक अमेरिका, जैसे आपने खुद ही इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा है, एक सुपर पावर है, सारा सारा आलम देखता है वो इन इलेक्शंस को, तो क्योंकि इम्पैक्ट हर ममालिक, सब ममालिक पे पड़ता है। तो इस पे, मगर एक तरीके के एक 4 साल गैर जिम्मेदाराना एक जो सदर रहे हैं अमेरिका में, तो एक तो उनकी पर्सनैलिटी है, उस पे अब कहने की ज़रूरत नहीं है, बड़े मर्क्यूरियल हैं, कोई स्टांस नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल पोज़ीशन नहीं है, इंस्टेंटली डिसीजन जो भी फैसले लिए हैं उनको अलग से रखता है। कितने लोग डिसमिस हुए हैं, आप देखिए इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में ही कौन रहा है। हर एक साल को वो बदलते रहे हैं, वो वज़ीर ख़ारिजा हो, जो कोई भी हो। तो मतलब ये पोलराइज़ेशन, जिसे आई थिंक तकदीब कहा जा सकता है, वो बड़ी गहरी है। तो आपने खुद कहा है, ये एक अमेरिका के लिए एक खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि ये एक डिसफंक्शनल पॉलिटी बन गई है इस वक़्त, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ़ इंतखाबात ही नहीं कि देखिए कमज़ोर सरकार है। अब जब बाइडेन आते हैं, सरकार कमज़ोर है, हम्म, मुल्क बँट गया है। जैसे आपने खुद कहा, नीले हम्म, रियासतें कौन-सी हैं, लाल रियासतें कौन-सी है। जो
जमहूरियत है, उसपे एक तरीके की तकलीफ आई हुई है, जो एक जमहूरियत पे डेमोक्रेसी इज अंडर स्ट्रेस इन अमेरिका। आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर कि ट्रम्प अभी भी शिकस्त नहीं मानता है। अभी भी वो कुछ कोर्ट्स की बात कर रहा है कि 20 जनवरी तक मैं हूँ, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। मगर एक और बात है कि ट्रम्प अगर शिकस्त पाया भी है, ये नाजरीन को जरूरत है ये जानने की, ट्रम्पिज्म अभी बरकरार है। क्योंकि ये डिवीजन जो है, ये इतना शार्प डिवीजन है। ये क्या करता है, जो पॉलिसी मेकिंग है, जो भी वहां पे फैसले लिए जाएंगे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, उस पे ये एक तरीके का शैडो है कि मैं एक मेजॉरिटेरियन एजेंडा नहीं है, जो कुछ भी मुझे करना है, आई हैव टू लुक ओवर द शोल्डर कि रिपब्लिकन्स क्या कह रहे हैं। ये भी एक बात है कि अगर हाउस ऑफ कांग्रेस जो है, अगर वो डेमोक्रेट्स के साथ है, तो सेनेट तो रिपब्लिकन है। और जब हम देखते हैं कि जैसे जुडिशरी है, अदालती निजाम जिसे कहते हैं, वो तो फर्मली टू द राइट है। इन्होंने ऐसा ऐसा माहौल पैदा किया है कि मतलब जो मेन पिलर्स हैं अमेरिका की जमहूरियत के, वो थोड़े शेक हो रहे हैं। तो इसलिए जो पॉलिसी मेकिंग है, उस पे काफी असर पड़ेगा। ठीक है। और अच्छा, ये जो आपने आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात की, और इस पे हम भी पहले एक शो में बात कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पे आपका व्यू जरूर आए। आपने कहा कि ट्रंप तो शायद चले जाएंगे, लेकिन ट्रंपिज्म बरकरार रहेगा। अब ये जो चीज है, इसी को हील करना जो है, वो प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं, आपका इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उनको क्या करना पड़ेगा, कितने कदम आगे बढ़ना पड़ेगा आउटरीच करने के लिए टुवर्ड्स रिपब्लिकन्स, इवन कि कैबिनेट में एक दो हो सकता है स्लॉट्स जो है वो रिपब्लिकन्स को देनी पड़े, ताकि हील किया जा सके पार्टीज के दरमियान, अक्रॉस द पार्टी लाइंस मामला किए जाएं। तो आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए प्रेसिडेंट बाइडेन को? पहले तो अगर आपने आपने करना है, उससे पहले तो आपने अगर डॉक्टर से पूछेंगे मरीज का हाल क्या है, मरीज की मुश्किलें क्या हैं, पहले आप डायग्नोसिस तो कीजिए ना। तो वो ठीक बिना है। डायग्नोसिस के आप कोई दवाई दे नहीं सकते। सर्जरी चाहिए, दवाइयों से काम चलेगा। तो सबसे बड़ी इस वक्त जो जद्दोजहद रही है इन इंतखाबात में, वो रही है कि ये जद्दोजहद अमेरिका की रूह के लिए, सोल ऑफ अमेरिका। ये इन इन अल्फाज को काफी इस्तेमाल किया गया है। वो है क्या, सोल ऑफ अमेरिका क्या है? इंक्लूसिव अमेरिका है, जमहूरियत है। इलेक्शन हर 4 साल आते हैं, एक सरकार चली जाती है, दूसरी आती है, डेमोक्रेट जाते हैं, रिपब्लिकन आते हैं, रिपब्लिकन जाते हैं, डेमोक्रेट आते हैं। मतलब ये क्या सबसे बड़ी जो जख्म है अमेरिका के बॉडी पॉलिटिक में, वो क्या है? पहले तो है कि सफेद नस्ली जो व्हाइट सुप्रीमेसी, और यो एक और क्रिश्चियन, एक तरीके एक हाँ। तरफ है। बाइडेन जो नुमाइंदे किसके हैं, वो बुनियादी अफदार जो कोर वैल्यूज हैं अमेरिका के, वो आजाद ख्याली की, लिबरलिज्म। और जैसे हम कहते हैं कि आपने खुद अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि अब इसको हीलिंग के लिए आपको क्या क्या करना है। अब हीलिंग के लिए पहले तो रीच आउट करना है, दूसरा प्यार बांटना है। जो इस वक्त नफरत का एक माहौल है अमेरिका में, वो सफेद नस्ली का हो या काली नस्ली का हो, क्रिश्चियंस हाँ। का हो या इस्लामोफोबिया है दूसरी तरफ से, ब्लैक लाइव्स मैटर। आपको याद होगा बिल्कुल एक बिल्कुल। सीएनएन चैनल में, मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं है नाम क्या था उनका, वो चैनल एंकर हैं सीएनएन में। जी 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 वो जी, वो वैन एंकर वैन। खुद वाइटी जेम्स, आई थिंक वाइटी हाँ जेम्स, हाँ। वीटी जेम्स, वो पूरा प्रोग्राम रोते रोते कर रहे हैं। ये अमेरिका का हाल, रो हम्म, रहा है सारा अमेरिका। तो पहले तो आपके उनके आंसू पूछने हैं बाइडेन साहब को, ये हम्म, आंसू क्यों हैं? अगर ये आंसू हैं, तो मतलब इंटरनल जो अंदरूनी मामलात हैं, घरेलू मामलात हैं, उस या पे बाइडेन का सबसे हाई प्रायोरिटी होगा
कि अमेरिका को हील कैसे किया जाएगा, अमेरिका की एक स्टेबिलिटी कैसे आएगी। अगर अमेरिका के लोग सड़कों पे चलते हैं तो सीना ताक के, मतलब विद देयर चेस्ट दे मस्ट बी हाँ, प्राउड दे आर अमेरिकन, नाउ दे आर नॉट प्राउड, सब ठीक बात अमेरिकन रो रहे हैं, ऐसे क्योंकि ही। ऐसे हालात आए हैं कि ये पहले तो सबसे ज्यादा रेसिज्म के, दूसरी एक्सक्लूजन। रेसिज्म तो रहा है जब से, मैं 100 साल से, 240 साल से चलता आ रहा है। तो मगर जैसे जो ओपनली इंक्लूसिव ना रहना, किसी को एक्सक्लूड करना, मुसलमानों को एक तरफ से, दूसरी तरफ से जो काली नस्ली के लोग हैं उनको, इस्लामोफोबिया को बरकरार रखना, तो ये एक एक तरीके का माहौल जो है बड़ा अनस्टेबल माहौल है, इसको पहले रास्ते पे लाना है। उसके लिए काफी काफी काम जारी रहने चाहिए। एक जो सबसे बड़ी बात जो बाइडेन की है, उन्होंने ये एक इशारा सारे आलम को दिया है। मैं समझता हूँ ये तो इट इज बेमिसाल ही नहीं है, इट इज अ ग्रैंड स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ बाइडेन ऑफ सिलेक्टिंग कमला हैरिस। ओ ये यस। इसलिए नहीं कि वो इंडियन बैकग्राउंड है, नहीं, हाँ जमैकन इंडियन बैकग्राउंड है, खातून है, पहली बार एक खातून नायब सदर बनेंगे अमेरिका के 240 साल में, पहली जी, बार। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी जो, मतलब ये क्या दिखाता है, ये हम्म, हीलिंग की दिखाता है कि देखिए मेरा नायब सदर जो है खातून है, हाँ इंडियन जमैकन बैकग्राउंड है, क्या स्ट्रगल, कितनी जद्दोजहद उसने की है। वो एक कॉलेज में पढ़ती थी जो कि ब्लैक अमेरिकन कॉलेज माना जाता है, उस ब्लैक अमेरिकन को, उस जद्दोजहद को आगे एक तरीके के मतलब डिफीट करके इस इतने ओहदे पे पहुंचना, वाइस प्रेसिडेंट। और ये बहुत मैं बड़ी बात। आपको बिना बिना किसी हेजिटेशन के कह सकता हूं, हम देखेंगे, पता नहीं है, मगर मैं समझता हूं कमला हैरिस का पोटेंशियल, अगर अमेरिका स्टेबलाइज होता है, कमला हैरिस का, ये एक बराक ओबामा की तरह पहली खातून होगी अमेरिका की सदर 2024 में। और खातून ही नहीं, एक ब्लैक अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन। इंडियन जमैकन। तो ये एक, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी जो हीलिंग है इससे होगी। अब ये दोनों, दूसरी बात ये है कि दोनों की टीम बिल्कुल, आपने तो उनकी वेलकम एड्रेस देखी जो फतेह की एड्रेस थी, जी कितना बिल्कुल। सेंसिटिविटी था दोनों का, क्या कह रहे हाँ थे, यही हीलिंग की बात कर रहे थे। तो अब ये कैसे चलेगा। एक और बात जो है कि अमेरिका में जो डिविजन्स हैं, ये एक सबक हमारे लिए है। आप सब कॉन्टिनेंट की बात करें, ये हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, जनूबी एशिया के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए, क्योंकि अगर आपने पॉलिसियां निभानी है, नए रास्ते ढूंढने हैं, तो आपके जो फिशर्स हैं मुल्क में, उनको आप फिशर्स को क्लोज कीजिएगा, जो आपके जख्म है उन पे मरहम लगाइएगा, ताकि लोग आपके साथ हों। तो कोई शक नहीं है, जमहूरियत सबसे बेस्ट सिस्टम है सारे आलम में। उस जमहूरियत को अगर आपने तंदुरुस्त बनाना है, उसको ताकत देनी है सेंसिटिव तरीके से, जो उस जमहूरियत के स्टेक होल्डर्स हैं, उन सारे स्टेक होल्डर्स को अपने साथ हाथ बांट के आगे बढ़ाइएगा, ये सबसे बिल्कुल बड़ा। ठीक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नहीं, इसमें एक और है कि जैसे जी अमेरिका में एक और चीज है, एक तो डेमोक्रेट्स जो हैं खासकर पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटीज में गए, कॉलेजेस में गए हैं, तो इसीलिए उनकी जो फिलॉसफी है, उनका बैकग्राउंड जो है जिस पे वो काम आगे बढ़ाते हैं, तो ये एक तरीके का एक माइंड सेट है, बड़ा पॉजिटिव माइंड सेट है, इंक्लूसिव रहते हैं, ह्यूमन राइट्स की बहुत इज्जत करते हैं, इंसानी हकूक की, तो ये जमहूरियत की इज्जत करते हैं। ये ये एक खुशी की बात है कि, मगर जो रूरल अमेरिका है, ये सिर्फ नस्ल की बात नहीं है, बिल्कुल काली बिल्कुल। नस्ल या सफेद नस्ल वाली। दूसरा है रूरल अर्बन डिवाइड, जो अमेरिका में इस वक्त ट्रंप को वोट मिला, कहाँ से ला, पढ़े लिखे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एकेडमिया, या जो प्रेस है, पॉजिटिव लिबरल प्रेस है, न्यूयॉर्क टाइम्स, उधर से वॉशिंगटन नहीं। पोस्ट, गार्डियन, ऐसे उन्होंने नहीं इलेक्ट किया है। हाँ इन्होंने, जैसे कहते हैं कि जो वर्कर्स हैं,
हाँ, जो ग्रामीण मतलब रूरल एरियाज में रहते हैं हाँ, ज्यादातर, तो उनको लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई नहीं, इसीलिए उन्होंने ओवरलुक भी किया। इन्होंने पैंडेमिक का जो संभालना था, ये जी एक हाँ, बड़ी गलती थी ट्रम्प की। एक तो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सफल रहे हैं, बहुत सक्सेस रही है हमारी पैंडेमिक में, और दूसरे अगर आप अल्फाज बाकियों के सुनेंगे, वो कहेंगे कि 2,35,000 कल का हम्म, काउंट है जो हाँ, इस महामारी पैंडेमिक में मर गए हैं अमेरिकन। सारे आलम में ऐसे मरे नहीं हैं, हम्म, और यही अमेरिका जो आज सब आपने खुद कहा सुपर पावर है। अगर आप साइंसी देखें, तकनीकी देखें, इंटेलिजेंस देखें, सिस्टम डायग्नोस्टिक मेडिकल सिस्टम देखें, इसको तो अनबीटेबल है अमेरिका। और फिर देख रहे हैं कि कितने लोग मरे हैं। तो इसका हाँ, मैं वजह सिर्फ ये है कि उनके जो सत्र थे, वो एक तरीके मर्क्यूरियल हिसाब से उनको लगता था कि अमेरिका को बीमारी होगी कोई नहीं। हो ही नहीं सकती है। तो बिना मास्क के तो सारे हम्म, सारे हम्म, सारी अमेरिका में घूम रहे थे। हम्म। तो अब ये है कि ही वॉज एन आउटसाइडर एक्चुअली। मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक आउटसाइडर की ही जगह पे आ जाता है तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। उनके साथ भी यही हुआ। लेकिन आपने जिक्र किया साउथ एशिया का। मास्टर साहब, आपका चूंकि बैकग्राउंड सारे का सारा बहुत ही एक्टिव लेवल पे रहा है और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है। अब जरा मुझे बताएं कि बाइडन के बाद, मतलब ट्रम्प के बाद अब बाइडन आ जाएंगे, तो क्या पॉलिसी चेंज आपको नजर आ रही है? एक तरफ तो हमने देखा हाउडी मोडी, और फिर एक तरफ हमने देखा कि आपकी बार ट्रम्प सरकार। अब वो चूंकि नहीं हुआ है, और इंडिया के साथ ताल्लुकात एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अमेरिका के डेवलप्ड हैं, ये भी हमें पता है। लेकिन क्या जो बाइडन के आने के बाद उनमें मजीद बेहतरी आएगी, या कोई पिछली टेंशन जो है वो कैरी ओवर करेंगी? नहीं, पहले तो जहां तक इंडिया और अमेरिका के रिश्ते पिछले 4 साल से आगे बढ़े हैं, खास कर जो दिफा है, डिफेंस और हिफाजत सिक्योरिटी के रिश्ते, ये मेरे ख्याल में बरकरार रहेंगे। इनमें कोई कोई किसी तरह की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये कॉमन एजेंडा है, ये जो तो बाईपार्टिजान कंसेंसस है रिपब्लिकन्स में और डेमोक्रेट्स में। और ये भी आप जानते हैं इशरार साहब के बाइडेन तो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं पहले, तो वो पूरी जानकारी इसमें रखते हैं। दूसरी जो है, एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका और हिंदुस्तान में है। दिस ये भी आगे बढ़ेगी, इस पर कोई इधर कहीं थोड़ा सा माइनर कोर्स करेक्शन होगी। जहां तक आप तिजारत की बात कर रहे हैं, तो इसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा बाइडेन। वो ये स्टेयर अवे नहीं करेगा कि अमेरिका फर्स्ट की जो ट्रम्प की पॉलिसी है वो बरकरार रखेगा। ये कॉमन ग्राउंड है रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स का, क्योंकि अमेरिका में जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान या बाकी मुल्क हैं, क्या सबसे लोग जो इस वक्त क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं नौकरियां चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसके साथ जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़े, Yeah. और तीसरी जो माहौल सिक्योरिटी का माहौल है वो एक तरीके से स्टेबल रहे। सारे मुल्क यही चाहते हैं, सारे लोग यही चाहते हैं। तो इसलिए जो घरेलू मामले जो हैं, वो बाइडेन के लिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेंगे, उस पर हाँ, शक नहीं है। हमें ये उम्मीद रखना कि पूरी प्रायोरिटी अब वो चाइना को कैसे हैंडल करेंगे, इंडिया को कैसे हैंडल कर, हाँ जरूर वो भी मैं बता दूंगा, वो भी कहूंगा क्या क्या है। मैं कहता हूं भारत और पाकिस्तान पे एक बड़ा आराम का एक प्रेशर डाला जाए, जेंटल पर्सुएसिव प्रेशर, कि आप रिश्ते बढ़ाइए। विच इज क्योंकि गुड। सारा आलम कंसर्न है कि हाँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अब पिछले 10 साल से बिल्कुल जैसे कहते हैं टूटे ना, हुए इट इज टू द पिट्स। अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है, इट इज इन द पिट्स। हैं। इसके नीचे तो जा ही सकते हैं, ये तो आप थोड़ा सा बाहर आइएगा। तो ये इस पे रेजोनेंस क्या होगी पाकिस्तान में, वो भी प्लेयर है, और हिंदुस्तान में क्या रेजोनेंस होगी, और जो मेजोरिटेरियन डिस्पेंसेशन है सरकार इस वक्त हिंदुस्तान में पिछले 6 सालों से, वो ये मेजोरिटेरियन एजेंडा में क्या बदलाव लाएंगे ताकि वो अमेरिका की तरह थोड़ी सी हीलिंग करे।
ये बड़ी अहमियत रखता है। तो आप समझते हैं, हमारे यहाँ भी डू यू फोरसी इट हैपनिंग मास्टर साहब, क्योंकि जैसा आपने फरमाया कि मेजोरिटेरियन एजेंडा है उनका, तो अगर इतना आगे जा चुके हैं तो उससे विड्रॉ करना उनके लिए अब मुमकिन होगा? जी देखिए, मैं इसरार साहब कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, मगर ज्योतिषी नहीं हूँ। ये मुझे पूछना कि आप क्या समझते हैं? हाँ, जो इस वक़्त के ये एनालिसिस हम कर सकते हैं दोनों। आप तो इतनी जानकारी रखते हैं कि इस वक़्त तो मामला बहुत खराब है। तो एक तरीके का ये इशारा इन इंतखाबात से हमारी सरकार को और पाकिस्तान सरकार को भी इशारा मिलेगा कि अमेरिका किस रास्ते पे जाने वाला है। तो ये जैसे एक 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 अकोमोडेटिव नेचर कि वो प्रेशर क्या होगा कि थोड़ा-सा एक दूसरे को अकोमोडेट कीजिए। वो नहीं ठीक। कहेंगे कि आप पॉलिसी ए, बी, सी, डी करिए, नहीं, वो तो बिल्कुल कोई मानेगा नहीं। बैनुल-अक़वामी जो रिश्ते हैं, कोई मुल्क दूसरे मुल्क की एडवाइस नहीं सुनेगा, इस पे तो कोई शक ठीक। नहीं। तो ठीक। मगर एक तरीके का इनडायरेक्ट जेंटल प्रेशर डाला जाएगा। अब देखिए, जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का इश्यू, ये पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को, सिविल राइट्स, जो जमहूरियत को बरकरार रखना, उसको और ताकत देना, ये दूसरा इश्यू होगा। तीसरा, डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी। हम जानते हैं हाँ, कितने कितने इलाके हैं पाकिस्तान में और यहाँ हिंदुस्तान में जहाँ पे जो जमहूरियत है वो लोगों को डिनाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर मैं अपना एक मिसाल दे सकता हूँ, 5 अगस्त ठीक। के जो कुछ भी हुआ है। तो ये क्या वो 5 अगस्त रिवर्स होगा? क्या 5 अगस्त को क्या बदलाव लाएगा जो पॉलिसी रही है? आप जानते हैं, नाज़रीन तो याद करेंगे कि कमला हैरिस जो इंडियन बैकग्राउंड की है, जी हाँ। उसने जी हाँ। कहा कि कश्मीरी अकेले नहीं है, हाँ। सारा आलम उनके साथ है, हम उनके साथ बड़ी हैं, अगर बात है। ज़रूरत पड़े हम इंटरवीन करेंगे। हम्म, तो अगर आप नायब सदर ये सुनाते हैं और वैसे ही जो बाइडेन ने कहा, ये तो अक्टूबर 2019 में कमला हैरिस जी हाँ। ने कहा। जी। मुझे याद नहीं आ रहा है दिन कौन था और या महीना कौन था, मगर जो बाइडेन ने भी कहा, हम्म, इंडिया मस्ट रिस्टोर द राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। हम्म, तो अगर ये उन्होंने कहा है वो करेंगे। हाँ, हम्म। ये है कि आप पावर में हैं, जो पॉलिटिक्स का मामला है वो हाँ, वो कैसे जरा और होता है। वो उसपे क्या मॉडरेशन होगी। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो साउथ एशिया, जनूबी एशिया में एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, वो है कि जो बाइडेन अ, बिल्कुल कठोर तरीके की कार्रवाई करेगा हम्म, दहशतगर्द, उसपे कोई शक नहीं। हम्म, तो ठीक। क्योंकि ये ये एक तो वो इस्लामोफोबिया में उनका कोई बिलीफ नहीं है। हाँ, नहीं है, बिल्कुल। मगर ये भी जानते हैं, जैसे प्रेसिडेंट फ्रांस में मैक्रोन ने एक तरीके की गलतबाजी की है कि हाँ। देखिए, अगर आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या हाँ। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे यूरोप में कहते हैं, उन्होंने एक एक्ट भी निकाला है यूरोपियन पार्लियामेंट जी। में कि यूरोप फ्रीडम ऑफ स्पीच इज सब्जेक्ट टू सेंसिटिविटी टू अदर्स। एब्सोल्युटली। तो एब्सोल्युटली। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो काउंटर रिएक्शन होगा। तो हाँ। मुझे लगता है कि ये कमला हैरिस और जो बाइडेन दोनों जानते हैं हम्म, कि जो मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक सोसाइटीज हैं, जिसमें फ्रांस भी मौजूद है, हम हैं, पाकिस्तान भी है एक तरीके से। तो इनको एक एक दहशतगर्दी का रास्ता बिल्कुल अपनाना नहीं है, और अगर अपनाया जाएगा तो उस पर बहुत दबाव पड़ेगा। इस पे दबाव मैं आएगी। इसमें कोई शक नहीं रखता हूँ। तो ले, इसमें उम्मीद भी है, क्योंकि अमेरिका भारत को भी जो राइट्स डिनायल हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जो अभी तक भी वहाँ थोड़ा रिप्रेशन है एक तरीके का, जो आज़ादी के जो हम जमहूरियत के कुछ इम्पल्सेस देखते हैं, उनमें काफ़ी कमी आई है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरीके से समझते हैं कि कोई एजिटेशन ना हो, तो एज अ मैटर ऑफ एबंडेंट कॉशन वो डिप्लॉयमेंट थोड़ी हार्डन करते हैं, उससे लोगों का मूड और ही बदल जाता है।
तो मेरे ख्याल में जनूबी एशिया की जो बात है, ये मैं कह सकता हूँ कि ये अपनाया जाएगा। यही नहीं, मैं 4-5 आप तो एक्सटर्नल रिलेशंस का सवाल उठाया है। पहला है कि वेस्ट एशिया, ईरान की पॉलिसी इनकी क्या है? हाँ, इस पे नुआंस्ड पॉलिसी होगी। इसमें कोई शक नहीं है, जहाँ तक रिकॉग्निशन या जो रिश्ते अब बहरीन और इज़राइल के या अरब अमीरात के हाँ, इज़राइल के साथ हो रहे हैं। खास शायद मैं सऊदी अरब की भी कुछ रिश्तात में काफ़ी चेंज ढूँढता हूँ। मगर जहाँ तक ईरान की पॉलिसी है, उसपे कोई चेंज आ सकता है। हुँ। क्योंकि आपको याद होगा तो बराक वो ओबामा के ओबामा की पोज़ीशन पे जा सकते हैं। हुँ, जी हाँ, वो पता नहीं है, ये तो हम कह नहीं सकते, मगर हुँ, जो इस वक़्त जो हार्ड लाइन पोज़ीशन है ईरान की, मतलब वेस्ट एशिया ईरान का जो बैलेंस जो बिल्कुल तोड़-फोड़ किया गया था जब ट्रम्प थे, उस बैलेंस को रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन ये अब माजिद ये साहब उसमें कैसे? उसमें एक और चीज़ जो है, जो जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अगर वो पॉलिसी चेंज आता है ईरान के ऊपर, तो वो फिर ये भी हो सकता है कि ईरान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो जाएँ और चाबहार का जो मामला है उसको भी रिज़ॉल्व कर लिया जाए, और जो तेल की सप्लाईज़ हैं इंडिया की तरफ, ज़ाहिर है कि वो एक चीपर रेट्स पे भी मिल जाता है इंडिया को, वो भी रिज़्यूम हो सकता है अगर ये वापस आती है पोज़ीशन पे। ना बिल्कुल, बिल्कुल शक नहीं है, मगर ट्रम्प में आपको मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया था, वो फैसला भारत को हमारी सरकार को कन्वे किया गया कि चाबहार पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। तो उसका जो चाबहार का जो मूवमेंट फॉरवर्ड है, वो बरकरार है, मगर अब डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन शायद उसको और ही आगे ले जाएगी। वो तो जहाँ तक चाबहार की बात है। यूरोप जो है, यूरोप के साथ जो अमेरिका के रिश्ते थे, उनमें काफ़ी दरार आई थी, बहुत बड़ी दरार आई थी। हाँ, क्योंकि वो नेटो के साथ भी तो देखा ना क्या किया उन्होंने। जो मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि देखिए एक एक तो वो, मगर इसपे गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। हुँ, गुड न्यूज़ है कि रिश्ते थोड़े आउटरीच बढ़ेगा, हुँ, रीचिंग आउट जो अमेरिका करता आ रहा राइट, है, राइट, ये अच्छी खबर है कि आप और हम मिल-जुल के आलम में एक पॉज़िटिव डायरेक्शन में चेंजेज़ बदलाव लाएँगे। दूसरा, मगर जो जहाँ तक हिफ़ाज़त का खर्चा है, वो आप निभाएँगे, क्योंकि खुद अभी तक करेंगे, इतने सालों से नेटो जो है पूरा रिलाय करता आ रहा है अमेरिका पे। अमेरिका पे। अमेरिका कहती है कि देखिए यूरोपियन जहाँ पेरिस में सब शाम को वाइन पीते हैं, खुशहाली हुँ, मनाते हैं, और इस खुशहाली और इस के लिए पैसा हमसे लिया जाता है। हुँ, तो आप खुशहाली चाहते हैं, पैसा दे दीजिए ना अपनी हुँ, खुशहाली के लिए। तो यूरोप में ये बदलाव होगा। जहाँ तक रूस का है, यहाँ पे भी कुछ एक तरीके की के मैं बदलाव देख सकता हूँ, मगर बहुत जल्दी है ये कहना कि रूस में राइट। कैसे कैसे चाइना के चले। हवाले से क्या होगा? चाइना का ज़रा बताएँ आप? देखिए ये माना जाता है कि अ, चीन जब खुशहाली के रास्ते पे चले, प्रॉस्पेरस हो जाए, तो एक तरीके का सेमी डेमोक्रेसी बनेगी। हुँ, दूसरा, उसका बर्ताव जो है ज़िम्मेदाराना होगा, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा। तो इसीलिए अमेरिका ने चीन को ताकत किसने दी? हुँ, मुआशी जो फ्रीडम उनको मिली है, ख़ासकर ट्रेड में, उसी ट्रेड से मैं आपको आंकड़े देने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, आपके नाज़रीन जानते हैं। अगर चीन को ताकत दी है, वो अमेरिका और यूरोप ने दी है पिछले हुँ, 10 सालों में, और ठीक। वही 10 साल जिसमें प्रेज़िडेंट शी मौजूद हुए हैं, आ गए हैं सरकार में, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। हुँ, मगर जो असली हुआ है वो उलट हुआ है, बिल्कुल हुँ, उल्टा-पुल्टी हुई है उसपे। एक चीन में ये एक प्रेजुडिस्ड बिहेवियर नहीं है, मेरा एनालिसिस हुँ, नहीं है, ये जो मैं सारी आलमी एनालिसिस है। मेरे ठीक, ठीक। पाकिस्तानी दोस्त भी जब मिलते हैं, वो भी हम सोच रहे हैं कि ये कैसे चीन कैसे इस रास्ते पे चल रहा है। हुँ, वो ख़ैर वो उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे ख़्याल में चैलेंजेस हैं शी जिनपिंग के, मगर जो हम देखते हैं वो एक एक्सपेंशनिस्ट बिहेवियर है, दूसरा एग्रेसिव बिहेवियर। हुँ।
तो अब आप क्या कहाँ तक आप चलेंगे कि जब चीन डायनेस्टी थी तो ये इलाका हमारे साथ था, उस पे जाएंगे तो फिर कहाँ-कहाँ हम पहुंचेंगे। तो ये मेरे ख्याल में इस पे कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, टैक्टिकल एडजस्टमेंट हो होंगी, सकती है। क्योंकि ट्रम्प का ये था कि वो बिल्कुल ऑब्सेस्ड थे चीन से, हाँ। ऑब्सेस्ड। इसीलिए वो भारत के साथ नजदीकी के रास्ते पे चले कि भारत एक काउंटर बने चीन हाँ, के लिए, वो इंडो पैसिफिक है या बाकी इलाकों। मेरे ख्याल में इनकी पोजीशन या जो बाइडेन की पोजीशन वही रहेगी, जो मगर पहले थी। नुआंस रहेगी। हुँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में कन्विक्शन है, वो डेमोक्रेट्स हों या हुँ, रिपब्लिकन्स हों, कि चीन अमेरिका के लिए खतरा है। क्या हुँ, खतरा है? कि चीन अमेरिका को नंबर 1 पोजीशन से हटाना चाहता हटा है सकता है। और खुद उस नंबर 1 पोजीशन पे आता है। आ सकता वो है। अगर आप फौजी तरीके से देखें, तकनीकी तरीके के देखें या मुआशी तरीके से देखें जो आउटपुट है, तो मेरे ख्याल में जहाँ तक वो चीन को कंटेनमेंट जिसे कहते हैं कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी जो ट्रम्प की थी, अ, उस स्ट्रैटेजी में एक नया दौर पैदा हो सकता है। मगर ये अब स्किल लेवल है, उनके एडवाइजर्स कौन होंगे, जैसे आपने कैसे खुद होगा? ही सवाल उठाया था हाँ, कि कैबिनेट क्या होगी, कैसे होगी? तो मेरे ख्याल में चीन विल बी वर्क इन प्रोग्रेस एज़ बिफोर, ठीक थोड़ा है। एडजस्टमेंट टैक्टिकल होगा और और आगे बढ़ने में वक़्त लगेगा। अच्छा, दूसरा ये आप बताएँ कि अब हम चूँकि आखिरी हिस्से में हैं, अ, नई एडमिनिस्ट्रेशन जो आएगी, क्या आप समझते हैं कि इसके आने के बाद जैसा आप पहले कह रहे थे कि पॉज़िटिव वाइब्स जो हैं वो आएँगी पूरे रीजन में और आ सकती हैं दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत के लिए भी। तो आपने मुझे याद है कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले आपने ये कहा था कि आप देख रहे हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो इंडिया का दौरा करें। ये उस वक़्त आपने मुझे याद है कहा था। तो जी। आप समझते हैं कि क्या नई सिचुएशन जो डेवलप हो रही है उसमें चांसेस बनते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो थॉइंग ऑफ रिलेशनशिप है, मैं नहीं कहता कि फ्रेंडलीनेस हो जाएगी, लेकिन थॉइंग ऑफ रिलेशनशिप जो है वो हो जाए, कम से कम जो बर्फ है वो थोड़ी सी पिघले और आपस में कुछ जो कॉरिडोर्स हैं वो खुले बातचीत के। देखिए, अगर आप बैनुल अक़वामी रिश्तों की एनालिसिस करें हिस्टोरिकली, जी। बायलैटरल रिलेशंस जो हैं मुल्कों में, उनमें दोनों मुल्कों ने देखना है कि हमें अगर रिश्तों को कुछ ताकत देनी है, रिश्तों को आगे बढ़ाना है, हमारा फ़ायदा क्या होगा? हम्म, क्योंकि You see, national interest is the driver of national strategy. ठीक। हमारा नेशनल इंटरेस्ट है क्या? उसी हिसाब से हम नेशनल स्ट्रैटेजी बनाएँगे, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनाएँगे, फॉरेन हम्म, पॉलिसी बनाएँगे। ये वही होगा जो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में ठीक। है। इस वक़्त क्या है कि हमारी सरकार पिछले 6 साल से जो मैं देख रहा हूँ, इसमें कुछ पाकिस्तान की भी गलतियाँ हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की भी गलतियाँ नहीं हैं। क्यों उन्होंने ये एक फैसला लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे और उसका एक ही जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, एक तरीके से जस्टिफाइड भी है, जब तक पाकिस्तान से हिंदुस्तान में दहशतगर्दी नहीं रुकती, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे ख्याल में इसको बदलने के लिए एक तरीके की करेज चाहिए हमारी लीडरशिप को, कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि अगर एक तरीके से आतंकवाद हो भी रहा है, दहशतगर्दी हो, टॉक्स भी हो सकते हैं। मैं हम्म, याद दिलाना चाहता हूँ आपके नाज़रीन को 2002 और 2007 ये 5-6 साल का एक माहौल जो पैदा हुआ था पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, दोनों मुल्कों के जो रिश्ते थे, जम्मू कश्मीर के एक हल करने का भी प्लान बना था, वाजपेयी थे, मनमोहन या, सिंह थे। मैं हमेशा दुआ करता हूँ अल्लाह से कि वही एक माहौल फिर से पैदा हो। मगर लग नहीं रहा है इस वक़्त, क्योंकि हमारा भा भारत में जो इंतखाबात हैं, उस पे पाकिस्तान की एक तरीके का किरदार रहता है। बहुत बड़ा फैसला होगा। क्योंकि एक पाकिस्तान बैशिंग हो गया है मुद्दा
उस पे आप कुछ भी कहें, वो बालाकोट की बात करें, पुलवामा हाँ, की बात करें, उरी की बात करें, जो कोई भी बात उठानी है, मेरे ख्याल में ये पॉलिसी जो है ये एप्रोप्रिएट पॉलिसी नहीं है। क्योंकि जो आपके नेबर्स हैं, वाजपेयी ने खुद कहा था एक ज़माने में, आप अपने दोस्त बदल सकते हो, हाँ, मगर नेबर के साथ तो आप रह रहे हैं ना। तो बिल्कुल, वो एक नहीं है। तरीके का अगर पाकिस्तानी अवाम को हुँ, या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि हिंदुस्तान उनके लिए खतरा साबित हो सकता है, तो उनमें वो एक तरीके की रिएश्योरेंस लानी है कि देखिए हम आपके लिए खतरा नहीं है। दोनों ममालिक के लिए अगर कोई सबसे बड़ा एक मुद्दा है, वो है हमारी मुआशी और सामाजिक जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ताकि गरीबी हटे। क्योंकि हम हाँ, अमेरिका से ये लेसन सीख सकते हैं कि अगर आप मुल्क को एक तरीके से बाँटें, ये एक तरीके से डिवाइड करे, पोलराइजेशन काफ़ी हद तक बढ़े, तो फिर एक ऐसी स्टेज आ सकती है जो अमेरिका में इस वक़्त है, कि पॉलिटी फिर डिसफंक्शनल होती है। अब वो अमेरिका में होती है, पाकिस्तान में होती है, हिंदुस्तान में होती है, सबके लिए तो कॉमन ग्राउंड है ना, आलम के लिए ये सिचुएशन है। तो इसमें ये है कि इसके बावजूद कुछ आलमी डेवलपमेंट्स हैं, जो रिश्तों में एक तरीके से, जैसे मैंने पहले कहा था, एक तरीके का जेंटल प्रेशर डाल सकती है। जैसे मैंने जम्मू-कश्मीर की बात की, कमला हैरिस ने क्या कहा, जो बाइडेन ने क्या कहा, तो एक थोड़ा-सा बदलाव तो हमारी तरफ से होगा, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा-सा, जेंटली होगा, आहिस्ता होगा, मगर होगा। क्योंकि आपने एक बड़े सुपर पावर के साथ रिश्ते बरकरार रखने हैं। इस पे जैसे ठीक है। हम स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज में कहते हैं क्रॉस सेक्टरल रिटेलिएशन। हुँ, अगर आप इस पहलू में आप आगे नहीं बढ़ते, तो हम दूसरे पहलू में आपको एक तरीके का सबक सिखा सकते हैं। हाँ, तो यही पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान तो उसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका की के लिए बहुत अहमियत रखता है अफ़गानिस्तान में। जी, तो इसीलिए अफ़गानिस्तान में भी जो बाइडेन की पॉलिसी बिल्कुल वही होगी जो ट्रम्प की। हुँ। उसमें कोई इतना इतना कोई पुल सिर्फ़ पुल आउट 19। करेंगे वहाँ से, विथड्रॉल करेंगे? मुझे लगता है विथड्रॉल तभी होगा जब उनकी पूरी तरह से, उसमें वक़्त लगेगा, हुँ, क्योंकि नया एनालिसिस कर रहा है। क्योंकि हाँ, ट्रम्प का एनालिसिस था कि हम वहाँ से अपने लोगों को वापस ले आएँगे। हमारी फ़ौजें जो हैं वापस ले आएँगे, अफ़गानिस्तान को जो होगा, देखिए अफ़गानिस्तान हुँ, सँभालेगा। हुँ, इनकी पॉलिसी जो रहेगी कि हम ऐसा रास्ता नहीं निभाएँगे। हुँ, क्यों नहीं? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स का सवाल है हुँ, कि जहाँ पे भी हम जमहूरियत लाते हैं, वो जमहूरियत बरकरार रहनी चाहिए, उसपे खतरे नहीं पैदा होना चाहिए और ना ही एक तरीके की नई इंस्टेबिलिटी हो। आप ठीक जानते हैं कि ये जो बातचीत होती रही है इतने महीनों से कतर में, उस बातचीत के दौरान भी कितनी कितनी वायलेंस हुई है अफ़गानिस्तान। जी हाँ, तो ये एक दिखाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। इस पे हुँ, पाकिस्तान के अमेरिका के लिए और पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक बहुत ही अहमियत रखता है। मैं समझता हूँ, जैसे जयशंकर गए थे इस मीटिंग में, उन्होंने जी हाँ, लेक्चर भी दिया था। एक तरीके का हिंदुस्तान का बदलाव पॉलिसी में भी आया है। हुँ, तो जब जब हम जनूबी एशिया की तरफ देखते हैं, मुझे लगता है बाइडेन का आना इज़ अ गुड न्यूज़। चलें ये एक तो अच्छी बात है। अच्छी जी। बात है और अल्लाह करे कि ये जो गुड न्यूज़ है, इसको मटीरियलाइज़ होता हुआ देखें। एयर मार्शल साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया और मेरी दुआ यही होगी कि किसी न किसी तरीके से अमन जो है, उसको हम बढ़ता हुआ देखें दोनों ममालिक के दरमियान और जो हमारे रिश्ते नाते हैं, उनमें अच्छी बेहतरी आए, उनमें वर्सनिंग सिचुएशन से निकल के हम अच्छे हालात की तरफ बढ़ सकें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप तो पाकिस्तानी नज़रिए से देखते हैं, मैं हाँ, तो हिंदुस्तानी नज़रिए से देखता हूँ, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है इसरार साहब, मैं एक कश्मीरी होने की हैसियत से कहता हूँ, हाँ, जम्मू-कश्मीर में फिर से अमन आना चाहिए। क्योंकि हाँ, कहाँ-कहाँ तक उनके दुःख
और दर्द को हम देखते रहेंगे। दोनों ममालिक, पाकिस्तान ने अपने स्टेक होल्डर एनालिसिस से और हमें अपने स्टेक होल्डर एनालिसिस से कि हम जम्मू और कश्मीर में कैसे अमन ला सकते हैं। ये अगर आपके हमें वाजपेयी मनमोहन के रास्ते पे वापिस जाना पड़े, जरूर जाना चाहिए, मगर वहां अमन आना चाहिए, अमन आना चाहिए। और आपकी बात से आपका जो दर्द है, आपका जो पेन है, वो मैं फील कर रहा हूँ। और मेरी दुआ है कि जिस तरीके से बाइडेन साहब ने ये कहा ना कि हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त हीलिंग टच की इसको जरूरत है, इसी तरह मेरा ख्याल है कि कश्मीरियों को भी एक हीलिंग टच की जरूरत है। कश्मीरीज डिजर्व बेटर। बहुत सारे जख्म उन्होंने देखे हैं, बहुत सारे जख्म से वो गुजर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके लिए उनके अंग अंग में जो दर्द हो रहा है उसको ठीक करने की, उसको हील करने की जरूरत है। अल्लाह करे कि ऐसा हो सके, हमारी दुआ भी है। और हम जो हो सकेगा प्रैक्टिकली भी करने की कोशिश करेंगे। और इमाम साहब, मुझे यकीन है कि आप भी वहां पे बैठ के यही कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि कश्मीरियों के हालात ठीक होंगे, उनको सुकून की नींद आनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और हमारी दुआ भी यही है, हमारा अमल भी यही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।